डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। सच के साथ में आज हम बात करेंगे शीतकालीन सब्जी वर्गीय फसलों में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन की। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि किसान लगातार मेहनत करते हैं और सब्जियां भी बोते हैं, तो उसमें कीट प्रबंधन को लेकर किस तरह की तैयारियां वो करते हैं, किस तरह से वो मेहनत करते हैं और किस तरह से इससे पार लगाते हैं, तब जाकर वो सब्जियां हम सबको दे पाते हैं। इसलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। उस रिपोर्ट के बाद सीधे लिए चलते हैं अपने पैनल के पास। ठंड के इस मौसम में किसान फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, शलगम, टमाटर, मूली, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, प्याज और मटर की खेती कर सकते हैं। साथ ही किसान इस समय पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, सरसों और धनिया भी बो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन शीतकालीन सब्जियों की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको फसल में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्जियों की फसल में कई तरह के कीटों के हमले और रोगों के लगने की आशंका रहती है। ये कीट और रोग सब्जियों की मात्रा और गुणवत्ता को अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। आइए पहले जानते हैं एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन के बारे में। एकीकृत कीट प्रबंधन कृषि की एक वैज्ञानिक, पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ पद्धति है, जिसका मकसद फसलों को कीटों से सुरक्षित रखना और रसायनों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। यह पद्धति कीटों के जीवन चक्र, उनके प्राकृतिक शत्रुओं, पर्यावरणीय स्थितियों और फसल प्रबंधन तकनीकों का समन्वित उपयोग करती है। एकीकृत कीट प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य कीट प्रबंधन को अधिक प्रभावी, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित बनाना है। वहीं एकीकृत रोग प्रबंधन का मतलब है रोगों को नियंत्रित करने के लिए सांस्कृतिक तरीकों जैसे फसल चक्र, स्वच्छता, जैविक तरीकों जैसे मित्र कीट, बायो फर्टिलाइजर और रासायनिक तरीकों जैसे प्रतिरोधी किस्में, नीम आधारित स्प्रे व फफूंद नाशकों का उपयोग करना, जिससे उपज बढ़े और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। कीट नियंत्रण की शस्य विधि के तहत सब्जियों को खरपतवार मुक्त रखें, कीट प्रतिरोधी किस्मों की खेती करें। फसल चक्र को अपनाने से कीटों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम किया जा सकता है। कीट नियंत्रण की यांत्रिक और भौतिक विधियों की बात करें तो सुबह के समय वयस्क कीटों और उनकी सुंडियों को पकड़कर नष्ट कर दें। प्रकाश प्रपंच का उपयोग करें। कीट नियंत्रण की जैविक विधि के तहत सब्जियों के प्रमुख हानिकारक कीटों का नियंत्रण मित्र कीटों, जीवाणुओं और विषाणुओं का उपयोग करके किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग करके कीटों का नियंत्रण करने से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। मुख्य रोगों और उनके प्रबंधन की बात करें तो चूर्णिल, आसिता से बचाव के लिए प्रतिरोधी किस्में लगाएं और सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं। बैक्टीरियल विल्ट से बचाव के लिए रोग मुक्त पौधे लगाएं। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग न करें। दवाओं का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। टमाटर में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीजों का उपयोग करें। फसल चक्र में गैर सोलनेसी कुल के पौधों का उपयोग करें। इस तरह शीतकालीन सब्जियों में समय और जरूरत के हिसाब से एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो सच के साथ में बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले हमारे खास पैनल का परिचय करा देते हैं, उसके बाद सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले परिचय कराते हैं। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सच के साथ में। आप साइंटिस्ट हैं, प्लांट पैथोलॉजी, JNKVV कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, गन जबासोदा, मध्य प्रदेश से। और हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी जुड़ गए हैं, एसोसिएशन डीन UG अफेयर्स IARI से। बहुत स्वागत आपका भी सच के साथ में। डॉक्टर गोगराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए, शाकीय विज्ञान विभाग से वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने पर। पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप किसान हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सच के साथ में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत बिना देरी किए इसी से करते हैं कि शीतकालीन सब्जी वर्गीय फसलों में एकीकृत कीट और प्रबंधन कैसे हमारे किसान करते हैं, कैसे वो इन सब सब्जियों को उगाने के लिए मेहनत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि एकीकृत कीट व रोग प्रबंधन
क्या है और ये पारंपरिक कीटनाशक नियंत्रण से कैसे इससे बचा जा सकता है या भिन्न भिन्न चीज़ों से बचा जा सकता है, ये समझने के लिए सबसे पहले डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आप ही के पास आऊँगा। समझाइए ज़रा ये क्या है और कैसे हमारे किसान इससे पार लगा पाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, रासायनिक दवाओं का लगातार प्रयोग से हमारा जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है और जल प्रदूषित हो रहा है। साथ साथ जो कीटनाशक दवाओं का लगातार उपयोग करने से जो सबसे बड़े दुष्परिणाम आ रहे हैं, कई बीमारियां भी आ रही हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एकीकृत रोग व कीट प्रबंधन की जो अवधारणा है, जिसमें कि कीट व रोग प्रबंधन की सभी विधियों का समन्वित तरीके से और आवश्यकता अनुसार उपयोग करने से रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम से कम होगा और फसल की पैदावार भी अच्छी रहेगी। शुरुआती अवस्था में जो कर्षण क्रियाएं हैं, जो बीमारियों और कीड़ों के नियंत्रण में काफी प्रभावी पाई गई हैं, उन क्रियाओं में हमारे किसान भाई फसल चक्र का प्रयोग कर सकते हैं, बीजोपचार कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में जो है कीड़ों के नियंत्रण के लिए जो सबसे प्रमुख चीज है कि अंतर्वर्ती फसल भी जो है काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ जब आवश्यकता हो उसके हिसाब से जो है कहीं ना कहीं जैविक और अंत में जो है रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना है। रासायनिक दवाओं का छिड़काव उस परिस्थिति में करना है जब आवश्यकता हो और बीमारियों और कीड़ों की पहचान कर उनके लिए अनुशंसित कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाओं का ही प्रयोग करें। तो देखिए, बता रहे हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और कैसे सब्जियों को लेकर आपको सतर्क होना है, कैसे इसकी खेती करनी है। डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी आपके पास भी आऊँगा, आपसे समझूंगा क्योंकि एसोसिएशन डीन हैं आप यूजो अफेयर्स के, और इसीलिए आपसे समझेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन की, इसको लेकर आपकी दृष्टि से आप क्या देखते हैं और क्या हमारे किसानों से कहना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने आज सही टॉपिक पे आपने ये रखा है, जिसमें जो भी हमारे मित्र लोग इसको सुन रहे हैं, मैं भी उनसे यही कहना चाहूँगा, खास करके जब हम सब्जी की बात करते हैं तो सब्जी में कई सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिसको हम कच्ची सब्जी के रूप में भी खाते हैं, और कई लोग इसीलिए परहेज करते हैं आजकल कच्ची सब्जी खाना, क्योंकि उनको एक डर लगता है, उनको एक भय लगता है कि ये जो सब्जी उगाई गई है, इसका जो उत्पाद है ये सुरक्षित है या सुरक्षित नहीं है। तो सब्जी के केस में सबसे पहली जो प्राथमिकता है कि जो भी हम सब्जी का उत्पादन करें वो सुरक्षित सब्जी होनी चाहिए जो हमारे उपभोक्ताओं को मिले। और सब्जी सुरक्षित तभी होगी जब हम समेकित रोग या कीट प्रबंधन या एकीकृत रोग या कीट प्रबंधन का हम प्रयोग करेंगे। इसके लिए जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें शुरुआत से ही पहला मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जब हम नर्सरी का प्रबंधन करते हैं, क्योंकि तमाम जो सब्जी फसलें लगती हैं उसमें हम नर्सरी उगाते हैं, फिर उन फसलों को हम खेत में लगाते हैं। तो जब हम प्रजातियों का चयन करते हैं, पहली सावधानी हमें उस समय में रखनी है। जैसे अभी आपने कई सारी बीमारियों का भी आपने जिक्र किया, इस मौसम में कई सारे जो किसान होंगे वो टमाटर लगा रखे होंगे। टमाटर में जैसे बहुत सारी रोग आते हैं, माना इसके तौर पे जैसे मैं बताऊं, विषाणु जनित एक रोग होता है जिसको हम लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, या उसमें जो झुलसा रोग होता है, या उसमें बैक्टीरियल बिल्ट का जो आपने जिक्र किया। आजकल कई सारी ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया है जो मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट, यानी एक ही प्रजाति में अलग अलग रोगों के लिए उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है। जैसे कई सारी ऐसी प्रजातियां, अर्का सम्राट है, अर्का रक्षक है, अर्का अभेद है, जो हमारा वाराणसी का संस्थान है उसकी भी प्रजातियां हैं, काशी अमन है, हमारे जो पूसा का संस्थान है उसकी भी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे टमाटर का है टोमेटो लीफ कर्ल न्यू दिल्ली वायरस रेसिस्टेंट 6। इन प्रजातियों का चयन करके अगर हम लगाते हैं तो इनमें बीमारी कम से कम आएगी। दूसरी चीज है कि अगर जब हम नर्सरी हम लगाते हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम नर्सरी में ही हम स्वस्थ पौधों का हम विकास कर सकते हैं बिना किसी रसायन का उपयोग किए। आमतौर पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा जी, जिसे हम सॉइल सोलराइजेशन जैसे हम कहते हैं। हमको जो भारी गर्मी का जब समय होता है, जैसे मई का महीना है या जून का महीना है, उस समय में जिस एरिया में कम से कम आप नर्सरी लगाते हैं उस एरिया में अगर आप पॉलीथीन, जो सफेद पॉलीथीन चादर, जब काफी गर्मी पड़ती है, पहले आप खेत की अच्छी तरीके से निराई गुराई कर लें, उसमें पानी भर के उसको सिंचाई करके, और उसके बाद उसमें जो सफेद पॉलीथीन की चादर है उससे उसको 40-45 दिन के लिए उसको अगर हम ढक देते हैं
हमने किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अंदर की जो तापमान होगा वो कम से कम 45 से 50 डिग्री हो जाएगा। जो भी उसमें रोग हैं या जो कीट हैं, इनके जो भी अवशेष होंगे या इवन जो खरपतवार के जो अवशेष होंगे, सब उसमें नष्ट हो जाएंगे। और ये काफी कम पैसे, इसमें किसी पैसे की खर्च नहीं हुई। जो आपने पॉलीथीन लगाई उसको आप फिर से अगर हटा के रख लें तो 2-3 साल तक उसी पॉलीथीन का उपयोग करके अलग अलग जगहों पे भी आप नर्सरी का प्रबंधन कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यही कहना है कि हमें शुरुआती समय से ही इसका हमें ध्यान रखना है। तो शुरुआती समय से सुरक्षा और स्वच्छता दोनों का ख्याल रखना है और प्रजातियों का चयन करने में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, ये कह रहे थे हर्षवर्धन जी। लेकिन गोगराज जी आपके पास भी आऊंगा। गोगराज जी आपसे भी समझेंगे, क्योंकि प्रजातियों का चयन अच्छे तरीके से करना है, सुरक्षा और स्वच्छता का ख्याल शुरू से रखना है। इसके अलावा और किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम समन्वित कीट व रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें सभी प्रकार के जो भी मेथड्स हैं, चाहे वो कल्चरल हो जिसको आप बता रहे थे कि सांस्कृतिक मेथड है, फिजिकल है जिसमें हम कीटों को, कुछ ऐसे कीट होते हैं सब्जी फसलों में तो आसानी से हमें, अगर हम किसान सुबह के समय खेत में जाता है तो उसको वो दिखाई देते हैं, उनको भी वो हाथों से चुनकर उठाकर और वो नेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ रासायनिक जो कीट और बीमारियों का जो नियंत्रण है, उसमें जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि बहुत से प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। तो कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो किसानों को सही समय पे, राइट टाइम पे, राइट अमाउंट में, मतलब सही मात्रा पे और राइट प्लेस पे, सही जगह पे कब करना है, कैसे करना है, तो सही मात्रा में सही जगह पे करना पड़ेगा। कितनी क्वांटिटी में करना है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुशंसा के हिसाब से कोई भी कीटनाशक, अगर कोई कीड़ा आ रहा है, सब मान लीजिए, उसमें अगर कोई वैज्ञानिक बताता है कि 1 ml दवा को लगभग 3 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है, तो किसानों को यही अपनाना चाहिए। किसान आमतौर पर ये भ्रांति होती है किसानों के मध्य कि अगर मैं ज्यादा स्प्रे करूंगा, ज्यादा क्वांटिटी पेस्टिसाइड की डालूंगा उसमें, तो उससे कीड़ा जल्दी मरेगा और कीड़ा दोबारा नहीं आएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। वो पेस्टिसाइड सीधा फल में या पत्तेदार सब्जियों में जाएगा या फिर जो भी सब्जियां हैं वहां जाएगा, वो कंज्यूमर को नुकसान करता है, जिससे कि बीमारियां होती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जिसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड अवेलेबल होते हैं, जिनमें जो नीम आधारित है, जैसे नीम के कर्नल से बनते हैं, नीम का तेल होता है, उनका प्रयोग भी इसमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है, जीव है, जंतु है, आदमी है, सभी का हमें ध्यान रखते हुए इस प्रकार से कीट व रोगों का नियंत्रण करना है कि सभी चीजों को हमें संतुलित मात्रा में करना है। जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मियों में हमें गहरी जुताई करनी चाहिए। अगर कोई सब्जी लगा रहे हैं, जैसे फरवरी और मार्च में हम बेल वाली सब्जियां लगाते हैं, तो उस समय फरवरी में हमें गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि मिट्टी में जो लार्वा, बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जिनके लार्वा छुपे हुए रहते हैं, वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। और जब आप देखते हैं कि किसान हल जोतता है, ट्रैक्टर से हैरो पे प्लाऊ चलाता है, तो पक्षी आते हैं, वो अपना भोजन के रूप में उन कीटों के लार्वा को खा जाते हैं। तो उस तरीके से भी कीटों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। और जैसे मेरे साथी बता रहे थे कि शुरुआती तौर पर कीटों का और रोगों का नियंत्रण करने के लिए हमें बीज उपचार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो बीज जनित होती है। तो हमें जो सब्जी फसलें हैं उनका बीज जब हम नर्सरी में लगाते हैं तो उनका बीज उपचार जरूर करना चाहिए। अगर बीज उपचारित नहीं है, जो भी आप बीज जहां से भी लेते हैं उसके पैकेट पर लिखा हुआ रहता है कि अगर बीज उपचारित है तो करने की जरूरत नहीं होती है, अदरवाइज आपको बीज को उपचार जरूर करना चाहिए। तो सारे इसमें जो भी मेथड है, चाहे वो सांस्कृतिक मेथड हो, चाहे वो फिजिकल मेथड हो, चाहे वो बायोलॉजिकल मेथड हो, सारे सबको मिलाकर हमें इंटीग्रेटेड एक तरीके से यूज करना चाहिए उसको। ठीक है, आप सबके अनुभव हमारे दर्शकों के सामने आए। लेकिन अब हम जो किसान हैं, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पैनल में। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं आप पुष्पेंद्र जी, और आपसे मैं ये समझूंगा, क्योंकि जिक्र लगातार हो रहा है स्वच्छता, सुरक्षा और प्रजातियों के चयन को लेकर, बीज उपचार को लेकर, आप क्या देख रहे हैं और आप किस तरह से खेती करते हैं और किस किस तरह की खेती करते हैं, जरा हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताइए। सबसे पहले तो खेत को तैयार करने में ही, सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं, उसको मिट्टी पलट हल से, जब खाली टाइम होता है तो उसकी गहरी जुताई करते हैं जी, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं जी। उसके बाद नंबर 2 पे फसल चक्र,
फसल चक्र अपनाना जरूरी है, क्योंकि पिछली फसल से जी जी जीवाणु उसमें आ जाते हैं और वो फिर अगली फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका अनुभव अगर हम जाने सब्जियों की खेती को लेकर, तो सीधे तौर पर क्या कहेंगे हमारे किसानों से आप? सबसे पहले यही कहेंगे कि बीज रोधी, कीट रोधी बीज लेना चाहिए। ठीक है, बीज का जो जिक्र लगातार हमारे जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, ये आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, हम आएंगे आपके पास। आशीष श्रीवास्तव जी आपके पास वापस आएंगे और आपसे ये समझेंगे कि बीजोपचार का जिक्र यहां हमने किया, हमने स्वच्छता का जिक्र किया, हमने सुरक्षा का जिक्र किया। अगर हम बात करें उन किसानों की जो खेती इस वक्त कर रहे हैं सब्जियों की, उनको लेकर अगर आप देखें तो रासायनिक दवाओं के छिड़काव से पर्यावरण के को होने वाले नुकसान से उन्हें कैसे अवगत कराया जाए, कैसे उनको समझाया जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर ये, कि किसानों को रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम से कम कैसे करना। इसकी शुरुआत जो है, जब किसान नर्सरी से जो है पौध को खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसी समय से करना होगी। और उसमें प्रमुख बातें जो है कि समय समय पर खेत का सतत निरीक्षण करें, ताकि टाइम से कीड़े और बीमारियों की पहचान की जा सके। एक महत्वपूर्ण उपाय किसान को यह करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, जो मृदाजनित फफूंद है, हम फ्यूजेरियम की बात करें, पीथियम की बात करें, फाइटोप्थोरा की, ये जो फंगस है जो कि मिट्टी में है और ये अत्यधिक नमी में बीमारियों को फैलाने में काफी महत्वपूर्ण रोक करते हैं। मैं अगर थोड़ा पीछे आऊं तो बताऊं कि नर्सरी में जो है एक बहुत प्रमुख बीमारी, जिसको डैम्पिंग ऑफ मृदुरोमिल आसिता रोग कहते हैं, और ये रोग लगभग जो है किसानों की जो बीज है होते हैं, लगभग 20 से 25% तक पौध जर्मिनेट नहीं होती। तो शुरुआती अवस्था में यदि नर्सरी को हम ट्रीटेट कर दें, चाहे वो हम जैविक दबाव से करें या फिर रासायनिक से, तो कहीं ना कहीं शुरुआती अवस्था में 100% पौध जर्मिनेट होगी। और फिर जब उसको ट्रांसप्लांट करने कहें तो भी उसको जो है मृदाजनित बीमारियों से बचाने के लिए उसी समय उपचारित करके अगर खेत में लगाएंगे तो पूरा पौधा हेल्दी रहेगा और अच्छी पैदावार होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो कीड़े और बीमारियां हैं, ये अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए खरपतवारों पर वो सरवाइव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट की अनुपस्थिति में। तो उस स्थिति में यदि किसान के खेतों पर, मेड़ों पर अगर खरपतवार लगे हुए हैं, तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बाद में करें। पहले खरपतवार को निदाई गुड़ाई से हटा दें। अगर कोई पौधा बीमारीग्रस्त हो गया है या किसी पौधे में इल्लियों का प्रकोप हो गया है, तो शुरुआत में उसको ये करना है, उनको खेत से बाहर निकालना है। कहीं ना कहीं इस प्रकार के उपाय, कीट आकर्षक फसलें, टमाटर के बीच में 12 लाइनों के बीच में यदि एक लाइन मेरीगोल्ड की लगा देते हैं, गेंदे की लगा देते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो सूत्रकृमि होता है, जो कि काफी ज्यादा सब्जियों में जो है जड़ गांठ रोग का प्रकोप ज्यादा होता है, जो कि नेमेटोड से होता है, उसको नियंत्रण में प्रभावी होता है। तो कहीं ना कहीं ये उपाय भी हमारे किसान भाई करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है कि आज सबसे जो महत्वपूर्ण किसान को जागरूक करने की आवश्यकता है कि हमारे भारत में सब्जी उत्पादन का जो पूरा क्षेत्र मैं बताऊं एरिया की तो 3% है, लेकिन हमारे किसान भाई अज्ञानतावश 14% के लगभग कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत अंतर, 3 से 4 गुना अंतर है। इस अंतर को कम करने के लिए किसानों को अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, रोग प्रतिरोधी किस्में बीमारियों को रोकने में, कीड़ों के नियंत्रण में काफी प्रभावी पाई गई हैं। और महत्वपूर्ण बात है, शुरुआती अवस्था में जैसे रस चूसक कीड़े जो कि बीमारियों को भी फैलाने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, मुख्य रूप से जैसे सर ने बताया कि जो वायरस जनित बीमारियां हैं उनको फैलाने में रस चूसक कीड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एज अ वेक्टर का काम करते, उनके बचने के लिए नीम से बनी कीटनाशक दवाएं, गाय का गोमूत्र काफी प्रभावी पाए गए। इस तरीके से शुरुआती अवस्था में यदि हम कीड़े और बीमारी को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आने वाले समय में कीटनाशक दवाओं का कम से कम प्रयोग करना होगा। कुल मिलाकर शुरू से ही हमें ख्याल रखना होगा हमारे किसानों को, और उस पर नियंत्रण पाने के लिए तमाम जो चीजें या नेचुरल बता रहे हैं उसका उपयोग करना होगा। यही आप
कहना चाह रहे हैं आशीष श्रीवास्तव जी, जी। और इसीलिए इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे कि कैसे इन कीट प्रबंधन को लेकर हम हमारे किसानों को समझाएं और बताएं ताकि वो अपनी खेती सही से कर पाएं। इस पर चर्चा लगातार जारी है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से सच के साथ में आपका स्वागत है, और सच के साथ में लगातार चर्चा यहां जारी है शीतकालीन सब्जियों को लेकर और उनके कीट प्रबंधन को लेकर। तो इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी के पास चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन आपको समझाएंगे कि कैसे क्या खरपतवार प्रबंधन को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो नियंत्रण करने की कैसी होनी चाहिए हमारे किसानों के लिए, सब्जी खेती करने वालों के लिए। जी हाँ, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर साहब अभी यही बता रहे थे कि जो वायरस जनित बीमारियां खास करके होती हैं, उसके जो वाहक कीट जैसे सफेद मक्खी है, ये कई बार क्या होता है कि अगर आपके खेत के आसपास अगर कोई खरपतवार अगर है, उस पे जाके ये बैठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए पार्थेनियम है जी, पूरा खेत को हमें हर समय हमें पार्थेनियम से मुक्त रखना है, क्योंकि पार्थेनियम जो होता है, जो गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं जी, और ये गेहूं के खेत के पास भी होता है, सब्जियों में भी, इसको हमें बिल्कुल जिस समय में गर्मी का मौसम हो उसी समय में हमें इसको निकाल देना चाहिए, जिससे कि जब इसमें फूल आए किंतु इसमें बीज नहीं बन पाए। यानी जब ये बिल्कुल छोटे अवस्था में है उसी समय में हमें निकाल देना है, क्योंकि इस सब के जो बीज होते हैं ये काफी प्रचुर मात्रा में होते हैं, और कहीं भी अगर गोबर में है या कहीं भी उसके माध्यम से अगर आपने उठा के अगर उसको घास को अगर जहां आप गोबर का कुल मिलाकर जब शुरू हो तभी इसको निकाल देना, तभी निकाल देना है। दूसरी, चूंकि एक दो चीजें और डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैं भी थोड़ा उस पर आना चाहता हूं जी, कि जैसे जब हम नर्सरी बनाई तो एक तो इन्होंने कहा कि नर्सरी में हमें रोगों को उपचार के लिए हमें करना है बीजोपचार, कीट को भी हम नर्सरी में ही हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे वायरस जनित जो बीमारियां होती हैं उनके जो वाहक रोग होते हैं, क्योंकि 35 दिन से 40 दिन तक पौधा जो होता है वो नर्सरी में रहता है, तो जिस प्रकार से आप अपने आप को बचाने के लिए हम लोग मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार हम नर्सरी में 35 से 40 दिन तक जो हमारा पौधा तैयार होता है उसको भी हम 40 मेश जो इंसेक्ट प्रूफ नेट आता है, यानी जाली जो होती है जिसमें कीड़ा नहीं जा सकता है, उसका प्रयोग करके हम 40 दिन तक बिना खर्चे के हम अपनी नर्सरी को भी हम कीटों से बचा सकते हैं। जैसे अगर उसमें सफेद मक्खी नहीं गई, इसका मतलब उसमें कोई वायरस नहीं गया, तो कम से कम इतने दिन तक तो हम उसको बचा सकते हैं। उसके बाद जब हम पौधे को उखाड़ते हैं नर्सरी से, तो उसमें अगर उसकी जड़ों में अगर हम कोई इमिडाक्लोप्रिड या इस तरह के जो कुछ रसायन हैं उनमें अगर उसको हम घोल देते हैं, उसमें अगर हम उसका जो जड़ों को अगर हम डाल के फिर लगाते हैं, तो 30 से 35 दिन तक फिर उसमें किसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। इसके अलावा हम कुछ और भी प्रबंध कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे आजकल एक येलो स्टिकी ट्रैप आता है, जो पीले रंग का नहीं तो एक सफेद पीले रंग का एक जो A4 सीट का पेपर होता है और उस पे ग्रीस नुमा चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई भी आप एक डब्बा ले लीजिए, उस पे पीले रंग का पेंट चढ़ा दीजिए और उस पे आप अरंडी का तेल या ग्रीस ये लगा दीजिए, इससे भी आप उसका बचाव कर सकते हैं। एक चीज मैं और किसानों को बताना चाहूंगा, कई बार उनके अंदर ये भ्रांति होती है कि जो फल ज्यादा चमकीला होगा मार्केट में लोग उसको ज्यादा
पसंद करते। और ये भूतकाल में ऐसा हुआ भी है। जैसे मैं एक बैगन का उदाहरण देता हूं। बैगन में एक कीड़ा होता है जिसको हम फ्रूट एंड शूट बोरर कहते हैं, जो फल छेदक या तना छेदक कीड़ा होता है। इसके उपचार के लिए बहुत पहले इंडोसल्फान का प्रयोग होता था, जिसको अब सरकार ने बैन कर दिया है। लेकिन किसान क्या करते थे, तोड़ने के बाद उसको इंडोसल्फान में उसको डाल के फिर उस फल को ले जाते थे, जिससे फल जो है वो काफी चमकदार हो जाता था। लेकिन ये कितना बड़ा जहर उसमें फैल रहा था। तो हमें इन चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज अगर हम मार्केट में ले जा रहे हैं, अगर उस चीज को अगर मैं खुद खाऊंगा तब मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा। हर्षवर्धन जी, उपभोक्ताओं हर्षवर्धन जी, माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। बैंगन में जो लगने वाले कीड़े की बात की आपने, सूट और फ्रूट बोरर की, इस पर नियंत्रण कैसे पाए हमारे किसान? खासतौर से जब बैंगन वो लगाते हैं तो अक्सर उनकी जो फसल है वो कई बार पूरी बर्बाद हो जाती है इस कीड़े के कारण। जी, ये आपने बिल्कुल सही पूछा है। अभी बहुत सारे किसानों के यहाँ लगा भी होगा। हमको सबसे पहले देखना है कि जब आपका बैगन का जो पौधा है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो झुक जाता है, वो मुड़ जाता है। ये पहला उसका जो सिम्टम होता है कि यानी आपके इस पौधे में ये जो कीड़ा है इसने प्रकोप कर दिया है। तो सबसे पहला, जैसे इन्होंने बताया कि हमको फिजिकल कंट्रोल करना है। फिजिकल कंट्रोल में हम क्या करेंगे, ऊपर का जो हिस्सा है जहां से वो मुड़ गया है उसको हम काट के और कहीं दूर हम कहीं गड्ढे में हम दबा देंगे। पहला तो हमें ये करना है, जो 2-4 पौधे हैं। उसके बाद आजकल एक फेरोमोन ट्रैप आता है, जो ये कीड़ा है, लेकिन हर कीड़े के लिए फेरोमोन ट्रैप अलग अलग होता है। आपको ये बताना है कि हमारे बैगन में फल और तना छेदक कीड़े के लिए हमें जो चाहिए वो फेरोमोन ट्रैप चाहिए। वो फेरोमोन ट्रैप कम से कम 1 हेक्टेयर में अगर आप 10 से 12 लगा देते हैं तो जो उसका नर मक्खी होता है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, जिस कारण इसकी संख्या जो है, इसका जो रिप्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाता है। और बिना किसी दवा का छिड़काव किए हुए आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको दवा का छिड़काव करना पड़े तो जो सबसे सेफ दवा होती है उसका हमें चयन करना चाहिए। जैसे आजकल स्पिनोसैड नामक एक दवा आती है जो काफी हद तक सेफ माना जाता है, यानी सुरक्षित माना जाता है। तो उसका आप करीब 10 लीटर पानी में सिर्फ 3 से 4 मिलीलीटर तक डाल के उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और हमें यह ध्यान देना है कि मिनिमम वेटिंग पीरियड, जैसे अगर आपने आज छिड़काव किया है तो कम से कम 2 या 3 दिन के बाद ही हमको फल को तोड़ना चाहिए। और हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जब आपने तुराई की है उसके बाद आप दवा का छिड़काव करें, जिससे कि अगली फसल की जब आप तुराई करें तो कम से कम 2-3 दिन के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचे, जिससे उपभोक्ता को सुरक्षित सब्जी मिल सके। बिल्कुल, तो सुरक्षित सब्जी मिल सके, डॉक्टर हर्षवर्धन बता रहे थे। और किस तरह से बैंगन के उस कीड़े से आपको निपटना है, किस तरह से अपने बैंगन को सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है, ताकि उसका उत्पादन अच्छे से हो और मार्केट में जाए तो अच्छी आमदनी आपको हो, इसलिए आपको इसका ख्याल रखना है। लेकिन हम सब्जियों में आलू की बात भी करते हैं। अगर आलू ना हो तो सब्जियां पूर्ण होती ही नहीं है, इसलिए आलू की बात भी कर लेते हैं। और आलू की बात करेंगे हम डॉक्टर गोगराज सिंह से। डॉक्टर गोगराज सिंह, आप बताइए जरा, आलू में लगने वाले अगेती और पिछेती झुलसा रोग से फसल को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, ये जो दोनों बीमारियां हैं, अगेती झुलसा और पचेती झुलसा, ये आलू की प्रमुख बीमारियां हैं। और जो पचेती झुलसा जब आता है खेत में जी, तो आप देखेंगे कि आज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 4 से 5 दिन में पूरी फसल नष्ट हो जाती है अगर उसका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया है। तो इसका सबसे अच्छा जो उपाय है कि इसके लिए जो फफूंदनाशक दवा है, जिसमें मैंकोजेब बहुत अच्छा इफेक्टिव है, उसका अगर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर घोल बनाकर इसमें स्प्रे करते हैं तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, अगेती झुलसा और पचेती झुलसा दोनों से आसानी से निजात मिल जाता है। ये जो दोनों बीमारियां होती है ये टमाटर में भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, ये जो फफूंद के द्वारा फैलती है। तो इस दवा से आसानी से इसको नियंत्रण कर लेते हैं। और अगर शुरुआती लक्षण कुछ पौधों में दिखते हैं, पत्तियों में अगर इसके आते हैं, तो उनके डंठलों को, पत्तियों को तोड़कर उनको कहीं गड्ढे में दबा देना चाहिए। और वैज्ञानिकों की सलाह लेना चाहिए कि इसका नियंत्रण के लिए, और अगर ज़्यादा इसका प्रकोप हो रहा है तो इसका जो स्प्रे होता है हम करते हैं वो लगभग 3 से 4 दिन के बाद में इस पे दोबारा स्प्रे कर देते हैं। क्योंकि आलू की फसल में अगर हम कीटनाशकों का थोड़ा स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो नुकसान हमारी हेल्थ को नहीं करता है, क्योंकि ये कंद वाली सब्जी है जो जिसका जो आलू होता है वो ग्राउंड पार्ट होता है, जो हमारी हेल्थ को सीधा नुकसान नहीं करता है।
तो देखिए बहुत सही बात आपने कही, अगर सीधा इसको नुकसान नहीं करता और पहले से ही हम इसकी सुरक्षा का खास ख्याल रखें तो हम इससे बच सकते हैं और अपनी पूरी आलू की फसल को बचा सकते हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आशीष श्रीवास्तव जी। आशीष श्रीवास्तव जी, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे भी समझूंगा भिंडी, मटर, कद्दू वर्गीय सब्जियों में, टमाटर में लगने वाले पाउडरी मिल्ड्यू रोग की पहचान और इसके नियंत्रण और इसके उपाय क्या होने चाहिए, जरा हमारे दर्शकों को ये भी आप आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको कि सामान्य भाषा में हमारे जो किसान भाई हैं इसको भभूतिया रोग कहते हैं। जैसे कि भभूत पत्तियों पर, तने पर, फूल पर और फल पर चढ़ जाती है। अब वैज्ञानिक भाषा की मैं बात करूं तो ये जो है स्पोर हैं, जो कि फंगस के स्पोर हैं, जो कि बहुत बहुत जैसे महीन होते हैं, लेकिन आसानी से जो है रोगग्रसित पत्ती पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर, तने पर, फूल पर, जैसे कि टेल्कम पाउडर होता है वैसे देखने को मिलते हैं। इस रोग से जो है सबसे ज्यादा क्षति जो है भिंडी को, मटर को, कद्दू वर्गीय फसलों को बहुत ज्यादा क्षति होती है। और किसान बड़ा त्रस्त हो जाता है कि इतनी मेहनत की, लेकिन अब पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा है, फूल नहीं लग रहे हैं, पता चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस रुक गया, तो उसकी मेहनत कर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर किसान भाई खेत पर जाते हैं तो आसानी से इस बीमारी को पहचान सकते, क्योंकि सफेद सफेद पाउडर दिख रहा है तो पहचान सकते। शुरुआती अवस्था में हमारे किसान भाई जैसे ही रोग के लक्षण दिखते हैं, एक जो मैं महत्वपूर्ण बात फिर से किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि तुरंत दवा का छिड़काव ना करें जो रोग ग्रसित पौधा है। और एक जो बात किसान को यहाँ ध्यान रखना है कि बीमारियों कीड़े में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि कीड़े और बीमारियों में जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि कीड़े से अगर कोई पौधा क्षतिग्रस्त हो रहा है तो वो भाग ही क्षतिग्रस्त होगा, पूरा पौधा क्षतिग्रस्त नहीं होता। लेकिन अगर मैं बीमारी की बात करूं, यदि एक किसी पौधे में बीमारी आ गई है तो उस पौधे को स्वस्थ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो पौधा दूसरे पौधों में बीमारी फैलाता है। तो रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटाएं और खेत से बाहर करें। आशीष जी, जो आपने कहा कि अगर हम समय से इसका ख्याल ना रखें तो समय का बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान हमें रखना होगा, क्योंकि अगर समय का ख्याल ना रखा गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, पौधा बर्बाद हो जाता है, पूरा वृक्ष बर्बाद हो जाता है, बल्कि वो आसपास के वृक्षों को बर्बाद करना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए जो है बहुत ही आसान उपाय है हमारे किसान भाई कर सकते हैं। घुलनशील सल्फर जो है काफी प्रभावी पाया गया है। इसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। लेकिन मैं यहाँ फिर किसान भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि कद्दू वर्गीय फसलों में वेटेबल सल्फर से विषाक्तता आती है, मतलब पौधा जो है इसके लिए फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो कद्दू वर्गीय फसलों में वेटेबल सल्फर का प्रयोग कदापि ना करें। उसके लिए कैराथियान एक दवा आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और शुरुआती अवस्था में यदि ये करते हैं तो आसानी से इस बीमारी को बच सकते हैं और हमारे किसान भाई बहुत अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आशीष जी की इस बात को आप मान लेते हैं, तमाम जो किसान इस वक्त देश के मुझे देख रहे हैं, अगर वो ये बातें मान लेते हैं और समझ लेते हैं तो वाकई इन कीट का प्रबंधन करने में आप सक्षम हैं और पूरी तरह से आगे बढ़ के आप इतिहास रच सकते हैं अपनी खेती के जरिए, अपनी सब्जियों को बोने के जरिए। तो देखिए, हमारे साथ लगातार पुष्पेंद्र जी बने हुए हैं, किसान हैं। पुष्पेंद्र जी, वापस आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा आपके अनुभव। देखिए, आप भी गन्ने की खेती करते हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप सब्जियों की भी खेती करते हैं। तो उस दौरान कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और कैसे आप सब्जी की खेती कर पाते हैं, जरा बताइए। सबसे पहले सब्जी की फसल में फंगस का प्रकोप होता है जी, और फंगस का प्रकोप हटाने के लिए किसान को जैविक खाद ज़्यादा यूज करना पड़ता है, क्योंकि उससे फसल का रेट सही मिलता है। अगर जैविक खाद यूज कर रहे तो उससे फसल का जैविक मिलता है। ठीक है, लेकिन आप जो खेती करते हैं किस किस चीज की खेती करते हैं? सब्जियों में क्या क्या बोते हैं, जरा बताइए। सब्जी में भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है। हाँ, तो ये सब गोभी है जी। तो कैसी आमदनी होती है, जरा ये भी बता दीजिए। सब्जी अगर फसल में कीड़ा नहीं लगा तो पैसे वसूल हो जाते हैं। तो यही तो हम चर्चा कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी कि कीड़ा नहीं लगाना है सब्जियों में, और कीड़ा अगर नहीं लगेगा तो अच्छी आमदनी होगी, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी होंगी, उनका उत्पादन अच्छा होगा, और जब अच्छा होगा तो फिर हमारी आमदनी बढ़ेगी। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कीट और प्रबंधन
का जो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं सब्जियों को लेकर, वो इसलिए ही कर रहे हैं कि अब हमें वो प्रबंधन करना है, उनमें कोई बीमारियां ना लगे, उनमें जो कीट हैं उनसे बचा जाए। इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कैसी लगती है आपको ये चर्चा? ये चर्चा बहुत अच्छी लगती है। इस चर्चा से किसान को बहुत लाभ होता है। ठीक है, किसानों को लाभ होगा और यही मकसद है सच के साथ का, कि सच्चाई के साथ बात करें और किसानों की उस हर समस्या पर बात करें जो वाकई उनके जीवन में उनके लिए चुनौती बनकर उनके सामने खड़ी है। उन चुनौतियों से लड़ने में डीडी किसान लगातार उनकी मदद करता है और उनको नए नए उपाय हमारे साइंटिस्टों के जरिए देने का प्रयास करता है। इसलिए वापस हर्षवर्धन जी आपके के पास आऊंगा, क्योंकि देखिए हर्षवर्धन जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं सब्जी वर्गियों का, फसलों का, उसमें फल छेदक इल्ली और फल सड़न से बचने के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हम इससे बच पाएं? जी हाँ, मैं उस पर अभी चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जो हमारे किसान साथी या ये जो कह रहे थे, मैं 2-3 चीज़ें थोड़ा और मैं बताना चाहूँगा। जी बताइए। कि जब हम, चूंकि ये हम चर्चा हम बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में हम कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे जब हम न्यूट्रिएंट डालते हैं, यानी जो हम पोषक तत्व डालते हैं, उस समय से भी हमें ध्यान रखना है कि हम किस से डालें जिससे हमारा जो रोग और कीड़े हैं वो कम से कम आए। जैसे जब अगर हम गोबर की खाद अगर हम डाजा डालते हैं, उसमें अगर हम ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं, तो शुरू से ही वो हमारे पौधों को वो मजबूत बनाता है, जिससे उस पर रोग कम आते हैं। अगर इसके बजाय अगर हम नाइट्रोजन या यूरिया का अगर हम छिड़काव करते हैं, तो पौधा का विकास बहुत तेजी से होता है और उस पर रोग और कीड़े जो हैं इनका भी प्रकोप ज्यादा होता है। दूसरी एक और छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि कई बार किसान साथियों को दिमाग में ये होता है कि हमें पानी का अधिक प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारी फसल अच्छी रहती है, जबकि एक भ्रांति है। जितना हम कम से कम पानी का अगर हम उसमें उपयोग करते हैं, जैसे आप देखेंगे जब हम अगर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर हम अगर फसल उगाते हैं, तो उसमें रोग और कीड़ों का प्रकोप जो होता है वो कम होता है। अब आपने प्रश्न किया है कि जो हमारे फल छेदक जो कीड़े हैं, जैसा मैं अभी उसमें बता रहा था, टमाटर में भी ये फल छेदक कीड़ा जो होता है ये काफी नुकसान करता है। इसके साथ साथ जो हमारा जो कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी बात हो रही थी, उसमें भी वो फ्रूट फ्लाई होता है, जो फल मक्खी होता है, वो काफी नुकसान करता है। अगर हम टमाटर की बात करें तो जैसा इन्होंने बताया कि जो हम मैरीगोल्ड या हम गेंदा लगाते हैं, एक तो वो निमेटोड को भी कंट्रोल करता है, प्लस कुछ हद तक ये जो हमारा जो छेदक कीड़ा है, फल छेदक, इसको भी कुछ हद तक वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक तो हमें उसका ये करना चाहिए। दूसरा, हम ये जब फसलें जब हम लगाते हैं, टमाटर भी अगर हम लगाते हैं, तो जो हमारा बॉर्डर होता है उस पर अगर हम मक्का लगा दें, या आजकल जैसे अगर हम बेबी कॉर्न लगा सकते हैं या स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं, उससे क्या होता है कि अगर आप चारों तरफ से लगाते हो तो हम देखते हैं कि मक्के का जो पत्तियां होती हैं उसमें काफी रोए रोए होते हैं, तो बहुत सारे जो कीड़े होते हैं उनको अपने में ही वो उनको वहीं पे रोक लेते हैं। तो ये भी हमको लगाना चाहिए, मेज या मक्का या स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, वो भी हमको किनारों पे हमको लगा लेना चाहिए। उसके बाद इसमें भी एक फेरोमोन ट्रैप आता है। उस फेरोमोन ट्रैप को अगर हम लगाते हैं, अगर 1 हेक्टेयर में अगर हम 10 से 12 अगर हम फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, जो हेलिकोबर्पा के लिए स्पेशली आपको लेना है, तो उसमें भी यही प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो नर मक्खी होती है उसको अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेती है, जिस कारण से उनके अंडे और बच्चे जो है वो कम आते हैं। उस प्रकार से आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसको नियंत्रित करने के लिए जिस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन आपको बता रहे थे कि इसको नियंत्रित जरूर किया जा सकता है, लेकिन हमें प्रयास करने होंगे और जो समझाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है हमारे साइंटिस्टों के तरफ से, उसको कहीं ना कहीं अपने आचरण में उतारना होगा और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान।
सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर सच के साथ में स्वागत है आपका, और लगातार उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो इस वक्त यहाँ जारी है। शीतकालीन सब्जियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी के पास आएंगे और एक बार फिर उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिर से समझते हैं इस विषय पर वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो हमारे खास करके जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे इसमें करेला है, लौकी है, खीरा है, खरबूजा है, इसमें एक जो कीड़ा लगता है जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, ये भी फलों में छेद करता है। और खास करके आप देखते होंगे कि जब फल छोटे छोटे होते हैं उसी समय में ये फल को छेद कर देता है और उसके अंदर भी ये बढ़ सकता है। तो इनका नियंत्रण करना हमें बहुत ही आवश्यक होता है कि जब भी पौधों में जब फूल आना प्रारंभ हो जाता है उसके बाद इसमें भी या तो हमें जो फेरोमोन ट्रैप है या तो मिथाइल यूजिनॉल का फेरोमोन ट्रैप हम लगा सकते हैं, या आजकल एक क्यू ल्योर आता है। तो क्यू ल्योर का आप जो फेरोमोन ट्रैप है ये 10 से 12 अगर आप प्रति हेक्टेयर में लगा देते हैं तो उनसे आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है कि आपके खेतों में जो खरपतवार हैं उनको बिल्कुल साफ रखना है। और इसके बावजूद अगर ये नियंत्रण नहीं हो पाता है तो आप अगर रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं तो रसायन आप पूरे खेतों में या अपने फलों पे ना प्रयोग करके एक मीठा जहर बना सकते हैं, जिसे हम लोग पॉइजन बेटिंग कहते हैं। यानी आपने एक गुड़ का एक घोल बना लिया और गुड़ का घोल बना के और उसमें कोई भी जो रसायन है जैसे इमिडाक्लोप्रिड आपने उसमें डाल दिया और किसी एक मिट्टी के बर्तन में एक जो बोरा या जो टाट होता है उसको थोड़ा सा डाल दिया, उसको गीला कर लिया। उसके बाद जो आपने ये मीठे जहर का जो घोल बनाया है उसको उसमें डाल दिया, उसमें रसायन भी उसमें डाल दिया और इसको आप अपने खेतों में कई जगह रख देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो फल मक्खी है ये गुड़ की मिठास के कारण उस पे जाके बैठती है और चिपचिपा होने पे के कारण उस पे ज्यादा देर तक बैठी रहती है, जिस कारण से ये फल मक्खी जो है वो वहां पे मर सकती है। लेकिन अगर आप सीधा अगर पौधों पे स्प्रे करेंगे तो कई बार ये फल मक्खी का नियंत्रण करना मुश्किल होता है। और अगर आप इस तरह से अगर जहरीला मीठा जहर बना के रखते हैं तो आपने अपने फलों को बिल्कुल सुरक्षित रखा है, उस पर आपने किसी दवा का छिड़काव नहीं किया है, लेकिन जो आपके जो कीट हैं उनको आपने नियंत्रण कर सकते हैं केमिकल के द्वारा बिना छिड़काव किए हुए। तो बिना छिड़काव किए, देखिए ये बहुत खास बात है जिस तरह से आप नियंत्रण कर सकते हैं उस मक्खी से, वो जो आपकी फल सब्जियों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी खेती को नुकसान पहुंचा सकती है। डॉक्टर गोगराज जी माफ़ी चाहूँगा, आपके पास आना चाहूँगा और आपसे समझूंगा, क्योंकि देखिए हम जिक्र करें तमाम सब्जियों का, लेकिन अगर हम मिर्च का जिक्र करें और हरी मिर्च का जिक्र करें तो उसके लिए किस तरह का प्रबंधन करना चाहिए उनके पौधों को बचाने के लिए, उसके पौधों को सुरक्षित रखने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज का जो विषय है समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन, इसके मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा, 2-3 बातें मुख्य बातें हैं। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मिर्च में कैसे कीट और रोगों का प्रबंधन करें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं पत्तेदार सब्जियों की, जो कि प्रमुख सब्जियां हैं जो सर्दी के मौसम में लगाई जाती है, शीतकालीन सब्जियाँ हैं, तो उनमें क्या होता है कि जैसे अभी जो लेट में लगाई जाती है फरवरी और मार्च तक जिन पत्तेदार सब्जियों की कटाई होती है, उसी समय उत्तर भारत में फरवरी में सरसों की कटाई होती है। जो एफिड होता है, माहू होता है, वो पत्तेदार सब्जियों पर बहुत अटैक करता है, जिसमें मेथी है, पालक है, धनिया है, जो भी पत्तेदारी सब्जियां होती है, या जो साग सरसों है, तो उसमें क्या करते हैं किसान भाई, स्प्रे करते हैं। वो क्या करता है, कीड़ा रस चूसता है पत्तियों का, जिससे पत्तियां कुरकुरी होकर सूखने लग जाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए किसानों को साफ पानी का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि एफिड जो होता है, माहू होता है, वो बहुत कमजोर एक कीड़ा होता है, जिसमें हम अगर पानी से थोड़ा तेज रफ्तार से स्प्रे करते हैं तो वो मर जाता है और पत्तियों से नीचे गिर जाता है। तो ये करना चाहिए। दूसरा है कि जो अभी चर्चा चल रही थी कि मटर में बीमारियां आती है, तो मटर का जो बीज उपचार होता है, जिसमें लेग्यूम जो भी सब्जी हो, चाहे मटर हो, राजमा हो, जो कि ठंड के मौसम में लगाई जाती है, या जो कोई भी लेग्यूम सब्जी हो, उसका जो बीज उपचार है वो 3 तरीकों से करना चाहिए, जिसको कहते हैं हम FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम कल्चर।
तो पहले फंजीसाइड से आपने उपचारित कर लिया, चाहे वो कार्बेंडाजिम हो, और फिर उसके बाद में इंसेक्टिसाइड से उपचारित कर लिया। उसके कुछ समय बाद में राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर को जैसे गुड़ का हम घोल बना लेते हैं पानी में, आधा किलो गुड़ ले लिया और 3 लीटर पानी ले लिया, उसमें घोल बना के अच्छे से फिर उसका मटर के दानों पर छिड़क करके उसका लेप कर लेते हैं। उसको 2-3 घंटे छाया में अच्छे से सुखा के और फिर उसकी बिजाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जिससे कि पौधा एक मजबूत होता है और उसमें कीट व बीमारियों का प्रकोप थोड़ा कम होता है सामान्य जो बीज उपचार करते हैं उसकी तुलना में। और जो तीसरी बात है, अभी चर्चा चल रही थी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, जो संरक्षित खेती में भी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जैसे विंटर में हम जनवरी में सेकेंड वीक में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, बेल वाली सब्जियां, उनकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिससे अगेती नर्सरी भी होगी। उसके साथ साथ छोटी अवस्था में उस समय क्या होता है, फरवरी में जब कटाई होती है सरसों की, तो जो एफिड होता है, हम डायरेक्ट सोविंग करते हैं, बीज की बुआई करते हैं, तो वो उस पर अटैक करता है, जिसमें वायरस जनित बीमारी शुरुआती तौर पर आ जाती है। तो वो जो नर्सरी है वो हम प्लग ट्रे में, जो आजकल आप देखते हैं प्लास्टिक की जो ट्रे आती है, उसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइड और परलाइट भरकर और उसमें हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं, जिससे कि फिर मुख्य खेत में जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं लगभग 25 से 30 दिन बाद में, तो नर्सरी भी पहले तैयार हो जाती है और बीमारी से भी उसको हम बचा सकते हैं। अब बात आती है मिर्च में। देखिए, मिर्च में जो प्रमुख एक तो आदर गलन होता है, जिसको हम डैम्पिंग बोलते हैं। तो हमें नर्सरी में ही ध्यान रखना है कि नर्सरी में ही उसका बीज उपचार करना है। तो नर्सरी में बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम, थीरम, बाविस्टीन, बहुत सारे जो फफूंदनाशक दवा आती है, उसका 2 ग्राम दवा का 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से सूखा उपचार करना चाहिए। उसके बाद में ही नर्सरी में बुआई करनी चाहिए। और जैसे बात पहले भी चर्चा हुई थी कि उसका सॉइल सोलराइजेशन करना चाहिए, उसको प्लास्टिक की जो पन्नी होती है, प्लास्टिक होती है, उससे कवर कर देना चाहिए, जो भी नर्सरी का एरिया है उससे। तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसमें जो भी कीट होते हैं वो सारा नुकसान नहीं होता है। उसके बाद में जब मिर्च की फसल है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय भी आपको एफिड से बचाने के लिए हम एक नॉर्मल पानी का स्प्रे कर सकते हैं, या जो स्पाइनोसाइड दवा है उसका 1 ml दवा को लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वायरस जनित बीमारी नहीं आती है, क्योंकि ये सफेद मक्खी और महू के द्वारा फैलती है, जो कि इसका प्रमुख रोग है मिर्च का। तो देखिए, मिर्च का जो नियंत्रण करना है आपको, कैसे मिर्च पर लगने वाले वायरस का नियंत्रण करना है, वो भी जोगराज जी ने बताया और गोगराज जी ने बताया, और साफ तौर पर ये कहा कि किस तरह से हम शुरुआती दौर में इसका खास ख्याल रख सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अगर हम बात करें आशीष जी से, तो आशीष जी हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम बार बार एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन का जिक्र कर रहे हैं, ये है क्या? देखिए, एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन एक्चुअल कीड़े और बीमारियों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस तरीके से किसान की जो लागत है वो तो कम होती है, उत्पादन बढ़ता है, साथ में जो कर्षण क्रियाएं हैं जो कि किसान स्वयं करता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से उन कर्षण क्रियाओं को अपनाता है तो कहीं ना कहीं कीड़े और बीमारियों का शुरुआती अवस्था में ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। जैसे कि पहले भी चर्चा हुई, फसल चक्र, बीज उपचार, रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात किसान भाई यहाँ ये समझ लें कि बीमारियों का जो है प्रभावी प्रबंधन बुआई से पहले या नर्सरी तैयार करने, नर्सरी में सोइंग करने से पहले या खेत में ट्रांसप्लांट करने से पहले आसानी से संभव है। यदि खेत में ट्रांसप्लांट करने के बाद बीमारी आती है, मुख्य रूप से जो वायरस जनित बीमारियां जो बहुतः सब्जी वर्गीय फसलों में मिलती हैं, समान तौर पे किसान देखते हैं कि पौधे में स्टंटिंग हो गई, कर्लिंग हो गई, येलोनेस आ गई, ये प्रमुख रूप से वायरस जनित बीमारियों के लक्षण है और इसका कोई भी खड़ी फसल में प्रभावी प्रबंधन नहीं होता है और सीधा ये होता है कि फसल धीरे धीरे करके सूखती है, किसान उसको देखता है। तो कहीं ना कहीं जो बुआई के पहले जो किए जाने वाले उपाय जो मैं बता रहा हूं, ये सभी कर्षण क्रियाओं के अंतर्गत या भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत, जैसे कि अभी सर ने बताया कि जैसे सॉइल सोलराइजेशन का बताया है, वो बहुत ही इफेक्टिव उपाय। यदि हम गर्मी में उस उपाय को हमारे किसान भाई कर लेते हैं, जब
टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होता है तो मृदा जनित कीड़ों की, और अगर मृदा जनित जो फंगस हैं वो 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते, वो आसानी से मर जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में जो प्रकोप होना है मृदा जनित फंगस का, वो बच जाता है और उससे बच जाता है किसान, और कहीं ना कहीं वो अच्छी तरीके से अपनी फसल उगा पाता है और अच्छे तरीके से उसका उत्पादन कर पाता है। पुष्पेंद्र जी, देखिए चर्चा में अंतिम दौर में हम बढ़ गए हैं और इसीलिए आखिरी कमेंट आपका लूंगा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे वो खेती करें, क्या अनुभव है आपका, जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को, पूरे देश का किसान आपको देख। किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए जो सस्ती भी होती है और उसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर हम अंग्रेजी दवाई डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, उससे जहर फैलता है और मानव में बीमारियां फैलती है। लेकिन अगर हम जैविक खेती करेंगे तो जैविक खेती से हर चीज का बचाव होता है। जैसे भाई कोई बीमारी नहीं आ रही, कैंसर, आजकल कैंसर इतना फैल रहा है। हमारे यहाँ एक छोटी सी कृष्णा नदी है, उसमें 2 शुगर फैक्ट्रियों का पानी जाता है, शामली और रमवाड़ा, और उस एरिया के अंदर कैंसर के जितने हिंदुस्तान में पेशेंट हैं उसके 20% पेशेंट सिर्फ बागपत डिस्ट्रिक्ट में है। इसलिए, और जब ये खेत में भी डलेगा तो खेत से भी कैंसर का प्रकोप होगा। कैंसर से प्रकोप, बीमारियों से बचाव के लिए सबसे पहले अपनी जैविक खेती करें, गाय के मूत्र का यूज करें और नीम के तेल का यूज करें। बहुत सही बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं। और पुष्पेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें न सिर्फ सब्जियों का ख्याल रखना है बल्कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना है, मनुष्य का ख्याल भी रखना है, और इसीलिए हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना है जिसको लगातार सरकार भी कह रही है। और हमें पेस्टिसाइड और तमाम ऐसी दवाओं से बचना है जो हमारे लिए हानिकारक हैं, जो हमारे लिए नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इसलिए इस चर्चा में तमाम हमारे साथ जुड़े लोगों ने इस पर चर्चा की और हमें समझाने की कोशिश, हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को बताने की कोशिश की कि कैसे शीतकालीन सब्जी वर्गीय फसलों में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन हम कर सकते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का हमारे साथ सच के साथ में जुड़ने पर। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने पर। हमारे साथ गोगराज जी जुड़े, हमारे साथ पुष्पेंद्र जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया सच के साथ में जुड़ने पर। तो फिलहाल जिस तरह से हमने चर्चा की और बताया कि शीतकालीन सब्जी वर्गीय फसलों में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन आखिर है क्या और किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से हमारे किसान सब्जी बोकर भी इतिहास रच सकते हैं, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर किसी मुद्दे पर होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।